जी, आज हम पढ़ रहे हैं, यहाँ कंटिन्यू करेंगे अवयव से। तो पिछली बार हमने भूमिका तक छोड़ दिया था। प्रथम सूत्र में जानने योग्य 16 पदार्थों में से अब क्रम से प्राप्त सातवें अवयव नामक पदार्थ का स्वरूप बताते हैं। ये बहुत ही कठिन पोर्शन है समझने के लिए। तो इसको पढ़ते पढ़ते हम एक इजियर एक्सप्लेनेशन को रेफर करेंगे, जो कि है धर्मविकी.org से। यहाँ पे 5 अवयव, इनके बारे में बहुत ही सरल भाषा में डेफिनेशन दी गई है। तो अगर इस बुक से, जो न्याय दर्शन है, डायरेक्टली हम इसको नहीं समझ पाते हैं, तो मैं एक रिपीटेशन इस वेबसाइट से भी करूंगा, जिससे इसको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। पहले न्याय दर्शन पढ़ते हैं। शब्दार्थ: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव कहे जाते हैं। इन पांचों का आप ध्यान रखिए: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। और इसका भावार्थ: किसी वस्तु की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है और उस प्रयोग में 5 वाक्यों की सहायता ली जाती है। उन 5 वाक्य समूह को अवयव कहा जाता है। यह अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन है। इनका विस्तृत वर्णन आगे के सूत्रों में किया जाएगा। अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का होता है। पहला स्वार्थानुमान, दूसरा प्रार्थानुमान। अपने लिए किसी विषय का यथार्थ ज्ञान करने हेतु मन में साधक हेतु, उदाहरण आदि का चिंतन करके निर्णय कर सकते हैं। किंतु दूसरे व्यक्ति के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है तो वहां प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि खुद के समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए, तो हम अपना यथार्थ ज्ञान करने हेतु मन में साधक हेतु और उदाहरण आदि का चिंतन करके निर्णय कर सकते हैं। हम सोच विचार करके अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो हमें अनुमान का उसको आइडिया देना होता है, क्योंकि वो अनुमान ही लगा सकता है। आपने जो एक्सपीरियंस किया, वो आदमी, आप जिसको बता रहे हैं, वो एग्जैक्टली वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आप अगर किसी को बताएं कि आइसक्रीम कैसी होती है, तो आपने खुद उसको खा के देखा, खुद उसका ज्ञान लिया, तो आपको समझ में आ गया क्या है। लेकिन आप उसको चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लीजिए, आप भले ही उसको 99% एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ, क्या कहते हैं, आइसक्रीम ऐसी होती है, लेकिन जब तक सामने वाला बंदा उसको टेस्ट नहीं करेगा, वो असल में जान ही नहीं पाएगा आइसक्रीम क्या है। वो भले ही देखते ही पहचान लेगा, हाँ इसे आइसक्रीम कहते हैं, शायद वो स्मेल से पहचान ले, शायद उसको छू के ठंडक से पहचान ले। लेकिन जब तक वो उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, तब तक आप उसके टेस्ट का जो सटीक वो है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसको दे नहीं सकते सिर्फ बोलने से। उसको अनुमान दिया जाता है। तो पंच अवयव से, अब इसी के साथ साथ पैरेलल में हम इस वेबसाइट से रेफर करते हैं अवयव के बारे में। मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस स्किप करूंगा। अवयव किसी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए आवश्यक कथन या क्षेत्र है। यहाँ अवयव को ऐसे बताया गया है: चूंकि 5 ऐसे कथनों की सामूहिक रूप से आवश्यकता होती है, इन्हें कारक कहा जाता है, जिसके आधार पर, जो हमने वो 5 चीजें पढ़ी ना, प्रतिज्ञा वगैरह वो सब, तो उनके आधार पर कोई धारणा या अनुमान सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा हमको। इसी के साथ अगले श्लोक की भूमिका पे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की सिद्धि करने में जिस अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है, वह 5 वाक्यों का समूह है, जिसमें पहला वाक्य है प्रतिज्ञा। इसका लक्षण सूत्रकार कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा को बड़ी ध्यान से समझना, और मैं इसका पैरेलल में जब वेबसाइट से पढ़ूंगा तो और भी क्लैरिटी आएगी इसके रिगार्डिंग। लेकिन पहले हम न्याय दर्शन से पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो शब्दार्थ: साध्य का निर्देश कथन करना प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव है। ठीक है, अवयव का मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। अवयव किसी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए आवश्यक कथन या क्षेत्र है। ठीक है, तो इन 5 में से पहला अवयव हो गया आपकी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के बारे में बात है। भावार्थ: जिस विषय में संदेह बुना हुआ होता है, निर्णय नहीं होता है, उस संदेह को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जिस वाक्य का कथन किया जाता है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे कि आत्मा नित्य है या अनित्य। अब ये एग्जाम्पल में जा रहे हैं, जो कि हमारे समझने के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन सिंपलर टर्म्स में हम अगर वेबसाइट से साइड बाय साइड रेफर करें, तो यहाँ प्रतिज्ञा होता है सिद्ध किए जाने वाले प्रस्ताव के कथन, ब्रैकेट में प्रथम प्रतिपादन, को प्रतिज्ञा कहा जाता है।
और यह शब्द प्रमाण पर आधारित है। ठीक है। भावार्थ, प्रतिजन प्रस्ताव के कथन में इस बात का दावा ब्रैकेट में साध्य होता है कि जो सिद्ध किया जाना है। वात्स्यायन भाष्य इस प्रकार विस्तार से बताता है, और यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, उसके आगे लिखा है, प्रतिज्ञा वह मुखर कथन है जो उस विषय का उल्लेख करता है जिसे तर्क द्वारा सिद्ध करना होता है। प्रतिज्ञा में उस गुण धर्म ब्रैकेट में विषय का उल्लेख होता है जिसे सिद्ध किया जाना है। ठीक है। इसके उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये कथन है, ध्वनि अनादि है। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। जब हम कोई डिबेट लेते हैं, कभी किसी से डिबेट करते हैं, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन रखते हैं। अब वो पोजीशन की भाई ये चीज ऐसे होती है, ये कहना, वो उसका प्रतिज्ञा करना हुआ कि ये शब्द प्रमाण पे आधारित है। आपने कभी एक्सपीरियंस की हो और आप उस चीज को समझते हो, तब आप कह रहे हैं। अब आप जो बोल रहे हैं वो शब्द प्रमाण है, लेकिन उसको सिद्ध करना, उसके उसका फर्स्ट स्टेप है, आपकी प्रतिज्ञा करते हो कि हाँ भाई ये ऐसी होती है, पहले आप बता रहे हो, फिर आप उसको तर्क से सिद्ध करेंगे। जी। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कहाँ थे, प्रतिज्ञा, ये वाला एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल न्याय दर्शन की बुक से कंटिन्यू करूंगा। अगर आप इसे समझ सकें तो बहुत सही है, बाकी मेरे को लगता है आपको वेबसाइट से क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आत्मा नित्य है या अनित्य है, यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है। अब इसमें संदेह बन रहा है, तो इसका निर्णय नहीं हुआ है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जिस वाक्य का कथन किया जाता है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। तो अभी देखना, यह आत्मा के नित्यत्व अनित्यत्व के विषय में संदेह है। अनित्यवादी अपना पक्ष 5 अवयव वाले वाक्यों से प्रस्तुत करता है। तो जो कहता है कि अनित्य है आत्मा, वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रतिज्ञा करेगा कि शब्द अनित्य है। फिर उसका हेतु, उदाहरण और उपनय और निगमन, ये आगे के अवयव बताएगा। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इनको पढ़ूंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन आएगी। तो इसकी तरफ पढ़ते हैं, भूमिका की ओर। प्रतिज्ञा का लक्षण करने के बाद अब क्रम प्राप्त अवयव हेतु का स्वरूप बताते हैं। ठीक है। तो अब हेतु पर आए हैं। जो पहला था प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु। शब्दार्थ, उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का जो साधन होता है वह हेतु नामक अवयव कहा जाता है। ये कठिन अभी यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जब हम इसको वेबसाइट से रेफर करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। फिर भी मैं पहले भावार्थ पढ़ता हूँ यहाँ से ही। अनुमान प्रमाण के माध्यम से किसी वस्तु के स्वरूप की निश्चितता सिद्ध करने के लिए 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से दूसरा अवयव हेतु है। तो समान धर्म वाले उदाहरण की अनुकूलता से जो धर्म गुण साध्य को सिद्ध करने वाला होता है वह धर्म हेतु नाम से कहा जाता है। अब मैं इसको वेबसाइट की तरफ लेके जाऊंगा। हेतु का यहाँ पर किस तरह से बताया गया सरल भाषा में। तर्क का कथन जो ज्ञात समान या विपरीत उदाहरणों या दृष्टांतों के साथ स्थिति स्लैश अवस्था की समानता के आधार पर निष्कर्ष स्थापित करता है, यह अनुमान प्रमाण पर आधारित है। जो प्रतिज्ञा थी वो शब्द प्रमाण पर आधारित है, ये अनुमान प्रमाण पर आधारित है। जो हेतु है, हेतु वह ब्रैकेट में कथन या वाक्य है जो ज्ञात होने वाली वस्तु ब्रैकेट में साध्य को उसकी समानता और विषमता के माध्यम से उदाहरण ब्रैकेट में एक उदाहरण, एक पुष्टिकारक उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित करता है, सिद्ध करता है। और इसके नीचे और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा, बाकी मैं ऐसे बता देता हूँ। हेतु मतलब ज्ञात समान या विपरीत उदाहरणों या दृष्टांतों के साथ स्थिति स्लैश अवस्था की समानता के आधार पर निष्कर्ष स्थापित करता है, इसको हेतु कहते हैं। जो तर्क का जो कथन है, अब आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसका लॉजिक लगाएंगे कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा दूसरी तरह क्यों नहीं है। ये दो चीजें बताएंगे। वो क्या ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है, ये चीजें हेतु में आ जाती हैं। ये उस सामने वाले को पिन पॉइंट करने में हेल्प करती है कि हाँ ये किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि एक फोन होता है जिससे लोगों से बात करी जा सकती है, तो अब आप उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको फोन के बारे में पता नहीं है या जो मानता नहीं है फोन एग्जिस्ट करता है, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि हाँ जैसे मन से मन की बातें हो जाती है, ऐसे कुछ आप एग्जाम्पल दे के थोड़ा थोड़ा तर्क बिठाने की कोशिश करेंगे। फिर आप एक दूसरी चीज उसके अगेंस्ट में भी बताएंगे कि ऐसा चीज क्यों नहीं है, फोन ऐसी चीज नहीं है और क्या है,
इन इन दोनों को जोड़ के जब आप एक निष्कर्ष की तरफ पहुंचने लगते हैं कि हाँ, एक फोन एक रेक्टेंगल टाइप की चीज है, उसमें कुछ मटेरियल डला हुआ है, कुछ चिप्स डली हुई हैं, कुछ जो भी आप कहना चाहें वो डला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और उसको दूसरे फोन से कनेक्ट करा तो लोगों में बात हो गई। तो ऐसे तर्क स्थापित करना। अब वापस न्याय दर्शन पर आते हैं। उदाहरण साधर्म्य और वैधर्म्य दो प्रकार का होता है। इस प्रस्तुत सूत्र में उदाहरण के साधर्म्य से हेतु का स्वरूप बतलाया गया है। यहाँ पर शब्द पक्ष है और उसमें अनित्य धर्म साध्य है। तो ये जो उदाहरण दिया था पहले, उसका क्या कहते हैं, समान धर्म वाले कुलता धर्म के साथ सिद्ध करने वाला धर्म, हाँ, उससे पहले एक आत्मा का एक उदाहरण दिया था ना, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो रही है। तो इसको मतलब बेटर रीड ये रहेगा, अगर न्याय दर्शन की बुक से डायरेक्ट समझ नहीं आया तो धर्म विकी डॉट org, इस पे जो अवयव के डेफिनेशंस हैं उसका एक्सप्लेनेशन है, सरल भाषा में किया गया है, वहां से समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो अगले श्लोक के भूमिका पे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का साधन हेतु होता है, वैसे ही उदाहरण के वैधर्म्य से भी साध्य का साधन हेतु होता है। शब्दार्थ, उसी प्रकार उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य का साधन हेतु होता है। और यहाँ पे बहुत ही कठिन वो है भाषा शैली की, भाई क्या लिखा जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। भावार्थ फिर भी मैं पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का साधन हेतु होता है, वैसे ही उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य का साधन हेतु होता है। अब ये जो बैठ के पढ़ेगा इसको, इसके बारे में चिंतन करेगा, शायद ही उसको समझ आए। प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है, और ये अब उस पे एग्जाम्पल पर आगे, हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से उदाहरण के साधर्म्य से हेतु की व्याप्ति और व्याप्ति होगी। इन्वर्टेड में जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, ब्रैकेट क्लोज। इस व्यक्ति को अन्वय व्याप्ति कहते हैं। और इस मेरे को लग रहा है ये जो एग्जाम्पल था पीछे वाला, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करा जा रहा है कि उसको कैसे आप तर्क स्थापित करेंगे। मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूँ, फिर भी मैं इस पार्ट को स्किप करूंगा क्योंकि इसको रीड करने के बाद भी मैं इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना ज्यादा रिसर्च मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि हेतु क्या होता है। उसके बाद अब हम आएंगे उदाहरण पे। अब नेक्स्ट वाला जो है अवयव उदाहरण, तीसरे वाला। सबसे पहला था प्रतिज्ञा, वो था आपका शब्द प्रमाण पर आधारित। प्रतिज्ञा का मैं फिर से पढ़ देता हूँ ताकि सबको समझ जाए। सिद्ध किए जाने वाले प्रस्ताव के कथन को प्रतिज्ञा कहा जाता है, और यह शब्द प्रमाण पर आधारित है। हेतु क्या है? तर्क का कथन जो ज्ञात समान या विपरीत उदाहरणों या दृष्टांतों के साथ स्थिति स्लैश अवस्था की समानता के आधार पर निष्कर्ष स्थापित करता है, तो ये तर्क का कथन है, और ये है अनुमान प्रमाण पर आधारित। अब हम तीसरी चीज आते हैं उदाहरण पर। पांच अवयवों में अब उदाहरण नामक अवयव का स्वरूप सूत्रकार बताते हैं। तो शब्दार्थ क्या है? साध्य के साधर्म्य से उस अथवा उसके धर्म को हुआने वाला स्लैश प्रमाणित करने वाला दृष्टांत अर्थात उदाहरण नामक अवयव है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका भावार्थ यहां से पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर वेबसाइट को रेफर करेंगे। भावार्थ, अ, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि शब्द अनित्य है। अब ये उसी एग्जाम्पल पे फिर से आ गए हैं। यह हमारी प्रतिज्ञा है घड़े की अनित्यता को सिद्ध करने। तो मेरे को लग रहा है इस एग्जाम्पल को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है जिस ढंग से, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। डायरेक्ट मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां उदाहरण का एक्सप्लेनेशन देने की जगह वो शुरुआत से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा हमने क्या ली, उसका तर्क क्या रखा, हेतु क्या रखा, और फिर अब उसका उदाहरण कैसे कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधा उदाहरण वेबसाइट से देखते हैं सरल भाषा में क्या है। उदाहरण ब्रैकेट में समान या विपरीत उदाहरण या दृष्टांत, ब्रैकेट क्लोज। उदाहरण, उदाहरण का मिसाल के तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित कथन है। उदाहरण कोमा मिसाल के तौर पर कोमा प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित कथन है। उदाहरण वह दृष्टांत है जो एक परिचित उदाहरण के गुण के बारे में है, जो सामान्य या सहवर्ती ब्रैकेट में साधर्म्य है, जिसे साध्य ब्रैकेट में साध्य है में सिद्ध किया जाना है। उदाहरण के लिए एक अन्य प्रकार का कथन वह है जिसमें सिद्ध किए जाने वाले से भिन्न गुण शामिल होता है। अब आप जब फोन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो आप एक पत्थर का उदाहरण देंगे कि पत्थर किस शेप का होता है,
वैसे-वैसे शेप का फ़ोन हुआ। इस टाइप से आप जो चीज़ जानते हैं उसके जो प्रॉपर गुण हैं वो एक से दिखेंगे कि भई हाँ, पत्थर छोटा पत्थर लिया आपने ऐसे-ऐसे शायद शेप का लिया, तो हाँ, वो फ़ोन जैसा है। तो आपको उसका गुण मिलते-जुलते दिख गए। फिर उसका वज़न आप बताएँगे इतने वज़न का है। दिखने में वो पत्थर अगर काला वाला होता तो वो फ़ोन जैसा दिखता। ये तो इस तरह की चीज़ें आप एग्ज़िस्ट करने की दिखाएँगे मतलब वो मैच करने का दिखाएँगे। उ उसमें अब वो विपरीत उदाहरण कहा है इसमें कहा है उदाहरण के लिए एक अन्य प्रकार का कथन वह है जिसमें सिद्ध किए जाने वाले से भिन्न गुण शामिल होता है। तो आप जब उदाहरण देंगे फ़ोन है एग्ज़ैक्ट फ़ोन दिखा के तो नहीं कहेंगे कि मैं फ़ोन का उदाहरण दे रहा हूँ। जब आप उसको तर्क से सिद्ध करना चाह रहे हो। आपने जब फ़ोन दिखा ही दिया, तो वो तो आपने अपना पॉइंट प्रूव ही कर दिया। वो तो फिर आगे प्रतिज्ञा, अनुमान वग़ैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बंदे ने प्रत्यक्ष कर लिया फ़ोन को। तो जब आप किसी चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं, तो आप उस बंदे को उस जो चीज़ है, जो मतलब जो व्यक्ति है जिसको आप बता रहे हो, जो आप फ़ोन के बारे में बता रहे हैं, उस फ़ोन तक लाना चाह रहे हैं, उसके अनुमान को। तो आप उसको उदाहरण दे-दे के उस अनुमान तक लाते हैं कि हाँ, फ़ोन ऐसा होगा, बाकी चीज़ों से कंपेयर करके। ठीक है? तो मैं उदाहरण को थोड़ा और रीड करता हूँ यहाँ पे। दृष्टांत ब्रैकेट में उदाहरण को एक उदाहरण के कथन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका एक समान चरित्र है, जो साध्य में भी मौजूद है। जिसे सिद्ध करना है, वह साध्य 2 प्रकार के होते हैं। कुछ मामलों में यह एक वस्तु ब्रैकेट में वस्तु से संबंधित का का गुण है, जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। जिसे जैसे कि जब हम ध्वनि की गैर शाश्वत अब ये एग्ज़ाम्पल के ऊपर चल रहे हैं, तो हम जो लिखे हुए एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन पे नहीं जाएँगे क्योंकि उनको समझना कठिन हो जाता है। आप अपनी लाइफ़ से खुद एक्सपीरियंस करके देखिए या सोच विचार के देखिए बैठ के कि हाँ, अ, जब हम प्रतिज्ञा करते हैं उसके बाद वो हेतु कारण वर्ण लगाते हैं, एक तर्क देते हैं, तर्क के बाद हम उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इसको आप मतलब कैसे अपने कन्वर्सेशंस में फिट करते हैं? जब आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं, तो आप कैसे इन चारों पाँचों चीज़ों का यूज़ करते हैं? तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप इसमें ध्वनि का एग्जाम्पल देना या आत्मा का एग्जाम्पल देना, जब ये दोनों चीज़ों के बारे में ही हमें ज़्यादा अच्छे से नॉलेज ना हो, या तो लैंग्वेज की वजह से या उसका असल मीनिंग है वो ही नहीं पता हमको, तो दोनों ही केसेस में यह एग्जांपल देना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन एग्जांपल्स को अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि कोई कंफ्यूज ना हो। और दूसरा प्रकार का जो होता है जिसे सिद्ध करना है, जो 2 प्रकार का होता है उसमें दूसरा प्रकार है, अन्य मामलों में यह वह वस्तु है जिसे एक गुण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि जब हम दावा करते हैं कि ध्वनि शाश्वत नहीं है, अब वो फिर एग्जांपल में घुस गए। तो ये 2 प्रकार के प्रूव करने के पॉइंट्स होते हैं। न्याय दर्शन पे वापस आते हैं। अब इस श्लोक को स्किप करके हाँ, अब उदाहरण के 2 प्रकार होते हैं, अन्वय व्याप्तिक, व्यतिरेक व्याप्तिक। पूर्व सूत्र में पहला प्रकार बताया था, आगामी सूत्र में दूसरा प्रकार बताया जा रहा है। ये 2 प्रकार आप किसी ऐसे से ही पढ़िए जो आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे मैं कितना ही पढ़ लूँ। तो इसमें बहुत रिसर्च चाहिएगी। तो अपन इसको भी आगे स्किप करते हैं। फिर हम अवयवों के क्रम में आगे सूत्रकार उपनय नामक अव्यय का लक्षण बताते हैं। तो अब चौथे उपनय पर आ चुके हैं। पहला था प्रतिज्ञा, फिर से याद दिला दूं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, और अब आ गया उपनय। तो उदाहरण के जो 2 स्वरूप थे वो आपके समान धर्म वाले और विपरीत धर्म वाले, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा, लेकिन वो एक एग्जांपल को जोड़ करके मिलेगा। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद उससे पढ़ना पड़ेगा जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो मैं उस पार्ट को स्किप करके उपनय पर आ रहा हूँ अब। तो भूमिका में चलते हैं। अवयवों के क्रम में आगे सूत्रकार उपनय नामक अवयव का लक्षण करते हैं। शब्दार्थ: उदाहरण की अपेक्षा करता हुआ, उदाहरण के अधीन, उदाहरण के अनुसार वैसा है, इस प्रकार उपसंहार का कथन करना, अथवा वैसा नहीं है, इस प्रकार उपसंहार करना। साध्य का ब्रैकेट में साध्यादिकरण पक्ष का उपनय नामक चौथा अवयव है। अब ये क्या है, भावार्थ पढ़ते हैं इसका। इस सूत्र में उपनय नामक चौथे अवयव का वर्णन किया गया है। बाद में तीसरा अवयव उदाहरण होता है। उदाहरण के रूप में रखे गए पदार्थ के समान गुणों को साध्य में उपसंहार के रूप में दर्शाना उपनय कहलाता है।
जैसे अब इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ। जैसे घड़ा उत्पन्न होने वाला है, वैसे ही वह शब्द भी उत्पन्न होने वाला है। जहाँ अच्छा फिर वही शब्द पर वापस आ गए, उस एग्जाम्पल को पकड़ लिया इन्होंने। तो हम वेबसाइट को रेफर करते हैं इसी पॉइंट पे, उपनय को, ताकि और सरल भाषा में हमको बता सकें। उपनय लघु आधार का कथन है, ब्रैकेट एक लघु सारांश, ठीक है, सारांश एक पुनर्पुष्टि है जो उदाहरण के समर्थन से बनाया गया है, और इस प्रकार यह उपमान प्रमाण पर आधारित है। ठीक है। उपनय उपमान प्रमाण कौन सा था? अगर आपने प्रमाण याद करें हो तो उसमें उपमान प्रमाण जब आप किसी चीज के बारे में बताते हैं, आप एक एरोप्लेन के बारे में बताते हैं, तो आप कहते हैं पक्षी जैसा होता है, पंख नहीं फड़फड़ाते उसके, और इस रंग का होता है। तो व्यक्ति ने पहले कभी एरोप्लेन ना देखा हो, लेकिन उस एरोप्लेन को देख के कह देगा हाँ यही एरोप्लेन है। तो ये उपमान प्रमाण वही उसी पर आधार, मतलब उपनय जो है ये उसी पर आधारित है। जब आप एक क्या कहते हैं समरी दे देते हैं अपने पक्ष की, जो आपने जो भी एक्सप्लेनेशन किया है, आपने सब कुछ बता दिया कि भाई हाँ फोन ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। जब आप एक उसकी समरी देते हैं, फाइनल एक्सप्लेनेशन देते हैं बंदे को कि ये चीज ये है, ऐसी चीज है, तब उस बंदे ने अब तक भी आपका फोन नहीं देखा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वो फोन देखेगा वो तुरंत पहचान लेगा ये फोन है, उपमान प्रमाण के आधार पर। तो उपनय का कंटिन्यू करते हैं, ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। उपनय वह है जो उदाहरण के आधार पर साध्या ब्रैकेट में विशेष जिसे साबित किया जाना है को सो ब्रैकेट यानी उस चरित्र को धारण करने के रूप में जो उदाहरण में पाया गया है, साध्या के साथ संगत होना, या ऐसा नहीं ब्रैकेट में यानी जैसा कि उस चरित्र को धारण नहीं करना जो उदाहरण में पाया गया है, विपरीत और उदाहरण के निषेध के साथ होना है के रूप में फिर से बताता है। तो ऐसा है और ऐसा नहीं है जो एक आपने निष्कर्ष की तरफ मोड़ दिया, और एक मतलब बहुत ही नैरो डाउन कर दिया आपने कि फोन क्या है, तो वो उपनय से हुआ। अब वापिस आते हैं न्याय दर्शन पे। अब आखिरी वो जो अवयव है, उपनय के बाद सूत्रकार अंतिम अवयव निगमन का स्वरूप बताते हैं। शब्दार्थ, हेतु के कथन से, अर्थात हेतु कथन पूर्वक प्रतिज्ञा को फिर कहना निगमन नामक पांचवा अंतिम अवयव है। ठीक है। भावार्थ क्या है इसका? जो बातें वाद के प्रारंभिक वाक्यों से कही गई थी उनको पुनः दोहराकर अपनी प्रतिज्ञा को फिर से कहना निगमन कहलाता है। अब यहाँ उस एग्जाम्पल को फिर से पकड़ लिया गया है, तो हम वेबसाइट की तरफ रेफर करते हैं। हम्म, 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 यहाँ पर है निगमन। मैंने ज्यादा स्किप तो नहीं कर दिया ना? उपनय, इसके बाद सारांश, सारांश ही दिखा दिया इसमें। यह पांच गुना अभिव्यक्ति है जो तर्क के उच्चतम रूप का गठन करती है, क्योंकि केवल तभी। अच्छा ये फिर वो कंक्लूड कर दिया इन्होंने, वेबसाइट ने कंक्लूड कर दिया। तो निगमन का वही है। इसकी डेफिनेशन को मैं न्याय दर्शन से ही फिर से पढ़ देता हूँ। जो बातें वाद के प्रारंभिक वाक्यों से कही गई थी उनको पुनः दोहराकर अपनी प्रतिज्ञा को फिर से कहना निगमन कहलाता है। जब आप कोई डिबेट करते हैं या कुछ किसी को कुछ बात समझाते हैं, आप कहते हैं चीज ऐसी होती है या सूरज इस दिशा में डूबता है, फिर आप प्रूव करते हैं कि सूरज उस तरफ जाता नहीं देखा आपने, आपने इस तरफ जाता देखा। दो उदाहरण दिया आपने कि ऐसे ये चीज यहाँ जाती है वहां जाती है, लेकिन सूरज उधर नहीं गया, सूरज इधर गया, इस टाइप से फिर आप उसको नैरो डाउन करते हैं। फिर अगर उस व्यक्ति जो व्यक्ति को आप समझा रहे हैं कि सूरज, मान लीजिए उसने सूरज पहले कभी नहीं देखा था, वो गुफा में रहता था, अब नेक्स्ट टाइम जब वो सूरज देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ सूरज ये होता है और इस तरफ डूबता है। लास्ट में आप उसको कहोगे हाँ तो समझ गए ना कि ये जो मैं प्रतिज्ञा कर रहा था करेक्ट है। अब जो मैंने ये पांच अवयव आपको समझाए हैं, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है परफेक्टली करेक्ट है या एग्जैक्टली वो है जो बताया गया है। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। आप इस पे और चिंतन मनन कीजिए, शायद आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके अपने आप से ही। और आप खुद के मन में तर्क कीजिए, अपने आप के ऊपर अवयव लगा के देखिए। आप किसी को जब कुछ चीज समझाते हैं, किसी अपने कोई बच्चा है उसको आप बताते हैं कोई चीज, तो उसमें आप जब बातों को जिस तरह से
स्ट्रक्चर देते हैं, उसमें आप अवयव के 5 चीजें, 5 पॉइंट्स कैसे लगाते हैं आप खुद देखिए, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। और उसके अलावा आप, मैं ये वेबसाइट को फिर से बता देता हूँ, dharmwiki.org। इस पे पंच अवयव के बारे में एक पेज है, आप इसको रेफर कर सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सरल भाषा में समझाया गया है। और बाकी आपको एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने न्याय दर्शन का बिल्कुल अच्छे से अध्ययन कर रखा है, वही समझा सकते हैं। जो इसमें गिवन एग्जांपल्स हैं, गिवन एग्जांपल्स को पकड़ के अगर आपको समझना है तो आपको पहले तो एग्जांपल्स में लिखी हुई चीजों को समझना पड़ेगा। और आत्मा क्या होती है, नित्य अनित्य होना, ये सब चीजें क्या होती हैं, ध्वनि का क्या सीन है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं जो कठिन भी पड़ते हैं क्योंकि आजकल ये प्रचलित नहीं है इतने ज्यादा, तो इनको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप उस उदाहरण के पीछे जाइए। ऐसा नहीं कि बस साउंड अच्छा कर रहा है, कठिन शब्द सुनाई दे रहे हैं कानों में, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस उतना ही सुनना बहुत है, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं लास्ट में वही चीज करूंगा कि आपको जो एक्सप्लेनेशन अभी आपने सुना, अगर वो आपको सही लगा तो ठीक, नहीं तो आप बिल्कुल इसके बारे में और रिसर्च करिए। क्या पता ये एक्सप्लेनेशन पूरा करेक्ट ना हो, क्या पता गलत भी हो, दोनों ही केस पॉसिबल है, और क्या पता सही भी हो, तीसरा केस भी पॉसिबल है। तो आप इसको पूरी तरह यूं मत लीजिए कि मैंने जो बोला वो सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। प्रथम सूत्र में आए जो पदार्थ थे उनमें से क्रम प्राप्त 8वें पदार्थ तर्क का लक्षण करते हैं। तो अब हम अगले पदार्थ पर पहुंच चुके हैं, तो तर्क पर आ गए हैं। अब शब्दार्थ करते हैं। मैं पंच अवयव वाला टैब क्लोज कर देता हूं क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्दार्थ: जिस वस्तु की यथार्थता को अभी तक नहीं जाना है, ऐसे वस्तु के विषय में कारण साधक हेतु की सिद्धि उपस्थिति से तत्व ज्ञान के लिए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए ऊहा करना तर्क का स्वरूप है। तर्क, लॉजिक कहते हैं इंग्लिश में, मोस्ट यूज टर्म। भावार्थ: मनुष्य जिस विषय वस्तु को यथार्थ रूप से नहीं जानता है, उसके विषय में जानने की इच्छा करता है। जानने योग्य विषय में जब दो धर्म परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहे होते हैं, तो विचार करता है कि क्या यह वस्तु इस प्रकार की मानी जाए या उस प्रकार की। क्योंकि उस वस्तु में दो प्रकार के गुण स्लैश धर्म दिखाई देते हैं, वह गंभीरता से उस वस्तु के दोनों विरुद्ध धर्मों के विषय में गंभीर चिंतन करता है और निर्णय करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए आत्मा के विषय में यह विचार होता है कि आत्मा उत्पन्न होने वाला और मरने वाला है, या न उत्पन्न होने वाला और न मरने वाला है। तो इन दोनों में से क्या है, ये हमको सोचना पड़ता है। वह चिंतन करता है कि शरीर तो उत्पन्न होता है, मरता है, निश्चित है, परंतु यह शरीर रूपी साधन स्लैश फल मिला है, वह इसी जन्म में किए कर्मों का फल तो नहीं है। बिना कर्म किए शरीर रूपी फल का मिल जाना भी ठीक नहीं लगता है। इसलिए आत्मा को अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य मानना ही उचित है। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूं कहूंगा कि जो अभी आपको शरीर मिला है, इसको यूं कहा गया है, ये आपके पुराने कर्मों की वजह से आपको मिला है। तो पुराने कर्म करने के लिए आपकी आत्मा पुराने शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि शरीर से ही आप कम कर्म करते हैं। जो आपको शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, इसी में आप अच्छे बुरे कर्म करते हैं। बाकी तो भोग योनि कहा जाता है, यही कर्म योनि, तो यहाँ पे ही आप कर्म करते हैं। तो ऐसा कहना कि ये आपको शरीर मिला है, ये आपको कैसे मिला है, कर्म करके ही मिला है। तो कर्म करने के लिए आत्मा का पहला होना चाहिए, लेकिन शरीर तो पहले नहीं था। शरीर जन्मा है और उसकी मृत्यु भी होगी। ऐसे ही जो पिछला शरीर था वो कभी जन्मा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो आत्मा है वो कंटिन्यू कर रही है। तो फिर जब आप इस साइकिल को रिपीट करके देखते हैं, तो आपको लगता है कि जो आत्मा है उसको आप तर्क से कहते हैं कि ये न तो उत्पन्न होने वाला है और न मरने वाला है। क्योंकि जितना भी आप पीछे जाना चाहें, अगर आप शरीरों के उसमें जा रहे हैं, जितना पीछे जाना चाहें जन्म मरण की साइकिल में, वहां आपको दिखेगा कि आपका जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिला है। तो आप ऐसे इन्फिनिट साइकिल में चलते चले जाएंगे। अब वो अलग प्रश्न खड़े करता है। यहाँ बस एग्जाम्पल क्या कहना चाहता था कि आत्मा उत्पन्न होने वाला है और मरने वाला है, या न उत्पन्न होने वाला और न मरने वाला। इसको आप किस विचार पे जाएंगे, मतलब कौन से वाली लाइन पे जाएंगे, उसको डिसाइड करने के लिए आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो शरीर है उसके बनने से पूर्व भी आत्मा का अस्तित्व था। उसने पूर्व शरीर में जो जो कर्म किए थे उनका वर्तमान में इस शरीर इंद्रिय आदि के रूप में फल मिला है। इस प्रकार की ऊहा तर्क का प्रयोग करने वाले जिज्ञासु को यह स्पष्ट हो जाता है कि दो विरोधी विचारधारा में किस पक्ष में प्रमाण हेतु अधिक है और वह उस पक्ष को स्वीकार कर लेता है और दूसरे पक्ष को छोड़ देता है। बहुत ही सरल था यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन। अगले श्लोक की भूमिका। तर्क नामक ये पदार्थ का निरूपण करने के बाद इस प्रथम आहनिक के अंतिम सूत्र द्वारा सूत्रकार निर्णय नामक पदार्थ का स्वरूप बताते हैं। तो अब निर्णय पर आ गए हैं हम। शब्दार्थ। संशय पूर्वक तर्क द्वारा विचार करने के बाद पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रयोग से किसी एक अर्थ का निर्धारण करना निर्णय कहा जाता है। जब आपने डिसाइड कर लिया आप किस साइड जाना चाहते हैं, किस साइड को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपने उस समय निर्णय कर लिया। भावार्थ क्या है इसका? एक वस्तु ब्रैकेट में धर्मी में दो विरुद्ध धर्मों की प्रतीति होने पर संशय होता है कि इस वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है। ऊहा तर्क का प्रयोग करके दोनों ओर से हेतु ब्रैकेट में कारणों की खोज होती है। दोनों पक्षों में अपने अपने हेतुओं को प्रस्तुत करके अपने पक्ष की सिद्धि तथा दूसरे के पक्ष का खंडन किया जाता है। उन दोनों में से जिस किसी एक पक्ष का खंडन हो जाने पर दूसरा पक्ष जो बचता है उससे वस्तु अर्थ का निर्धारण निश्चय हो जाता है। इस निश्चय को ही निर्णय कहते हैं। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे निर्णय क्या है। बहुत ही आसान रहता है समझना। अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक की भूमिका। अब ये मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय आ गया है। अथ प्रथमाध्याय द्वितीय द्वितीय माहनिकम। ये मैं संस्कृत पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश किया था। तो अब दूसरा अध्याय होता होगा मेरे ख्याल से इसका मतलब। हालांकि मेरे को पता नहीं संस्कृत का मीनिंग क्या है। आप फ्री हैं इसको मीनिंग निकालने के लिए? शायद मैं गलत हो सकता हूँ। फिर भी भूमिका की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक में 16 पदार्थों में से 9 पदार्थों के लक्षण स्लैश स्वरूप तथा विभाग बताए गए थे। अब दूसरे आहनिक में 10वें पदार्थ वाद का स्वरूप स्लैश लक्षण बताया जाता है। वाद विवाद और ये यहाँ पे ये सब चीजें चलेंगी। तो अपना जो डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी। हम जो वार्तालाप करते हैं उस सब के बारे में भी शायद एक्सप्लेनेशन आए। तो ये समझना बहुत ही जरूरी रहेगा क्योंकि अब तक हमने तर्क वर्क पढ़े। फिर आप कोई चीज को, जो चीज सिद्ध नहीं है उसको जब आप सिद्ध करते हैं 5 अवयव का इस्तेमाल करके, तो वो पढ़ा हमने। तो हमने वो सब चीजें देखी। अब उसके बाद आता है कि आप जो वार्तालाप कर रहे हैं, वाद कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्षण है। तो शब्दार्थ। प्रमाण और तर्क के साधन तथा उपालंब प्रतिषेध ब्रैकेट में जिस कथा में हो सिद्धांत के विरुद्ध कथन न हो, प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों से युक्त हो, जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष को व्यवस्थानुसार स्वीकार किया गया हो, वाद उस कथा का नाम है। मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। वाद किसका नाम है? प्रमाण और तर्क से साधन तथा उपालंब प्रतिषेध सिद्धांत के विरुद्ध में कथन न हो, प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों से युक्त हो, जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष को व्यवस्था अनुसार स्वीकार किया गया हो, उसे वाद उस कथा का नाम है। तो वाद सिर्फ ऐसा नहीं कि ये दो लोग आपस में चिल्ला दिए तो आप व्यवस्था अनुसार आपका जो पक्ष और प्रतिपक्ष है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वाद ऐसा भी नहीं है कि आपने बस रैंडम चीजें बोलनी शुरू कर दी, उसमें प्रतिज्ञा नहीं बोली, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा, बस आप दूसरे पे आरोप लगाने लग गए या उसने जो बोला है उसका बस ट्रोल करने लग गए, उसे भी वाद में नहीं डाला जाएगा। और उसके प्रमाण और तर्क के से साधन तथा उपालंब प्रतिषेध ब्रैकेट में जिस जिस कथा में हो सिद्धांत के विरुद्ध कथन ना हो, मतलब आप डायरेक्टली उसको ही अटैक करने लग गए जो लिखा है, उसको ट्रोल टाइप से करने लग गए, इस तरह की चीजें। और प्रमाण और तर्क वगैरह ये सब को ले नहीं रहे जैसा लेना चाहिए, तो फिर उसको भी वाद नहीं कहा जाएगा। फिर वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्योंकि लोग आजकल क्या हो रहा है ना कि कुछ भी चिल्लम चिल्ली मचा के कहते हैं मैं उससे बात करके आया, मैं उसको समझा के, भाई तुम वाद नहीं करके आए, तुम लड़ाई करके आए हो। भावार्थ। यहाँ
इस सूत्र में वाद का स्वरूप बताया गया है। किसी वस्तु का निर्णय जब अनुमान प्रमाण से किया जाता है तो दोनों पक्ष परस्पर चर्चा करते हैं। वह चर्चा तीन प्रकार की होती है: वाद, जल्प और वितंडा। यहाँ इस सूत्र में वाद नामक चर्चा का स्वरूप बताया गया है। वाद में तीन बातें विशेषण होने अनिवार्य हैं। तो वाद, जल्प और वितंडा, ये तीन नाम आप ध्यान रखिएगा। अभी हम तीन विशेषण पढ़ते हैं, तीन बातें जो वाद में होनी चाहिए। सबसे पहली है प्रमाण तर्क साधनोपालंब। ये एक संस्कृत का वर्ड है पूरा, तो इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं। वाद में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पक्ष की स्थापना प्रमाण और तर्क के आधार पर करे और दूसरे के पक्ष का खंडन भी तर्क और प्रमाण के साथ करे। ठीक है, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। वाद में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पक्ष की स्थापना प्रमाण और तर्क के आधार पर करे और दूसरे के पक्ष का खंडन भी तर्क और प्रमाण के साथ करे। ऐसे ही खंडन नहीं हो जाता कुछ भी बोल देने से, तर्क और प्रमाण दोनों लगाने पड़ेंगे। दूसरा है सिद्धांता विरुद्ध। अब इसमें क्या है, वादी अथवा प्रतिवादी ने अपनी जो मान्यता सिद्धांत स्वीकार किया है, चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया है, उस सिद्धांत के अनुकूल ही अपनी बात रखनी चाहिए, सिद्धांत मान्यता के विरुद्ध नहीं। तो आप कोई स्टैंड लिए बैठे हैं और आप एक तरफ उसको ट्रोल किए जा रहा है, या फिर दूसरा जो जो स्टैंड लिया है उसी के विरुद्ध बोले जा रहा है, तो फिर वो बात थोड़ी कर रहे हो, वो तो मूर्खता पे उतर आए हैं कि जो तुम मानते हो उसी के खिलाफ बोल रहे हो, या जो सामने वाला है वो ट्रोल किया जा रहा है। तो ये दोनों ही मेरे को बेकार लगते हैं। सिद्धांत विरुद्ध जाना कोई जरूरी नहीं, आप तर्क से उसको काटिए, प्रमाण से उसको काटिए। ना ट्रोलिंग बढ़िया है, ना इसको जो बोला है खुद समझे नहीं, बस उसका जो बोल रहे हो उसी के खिलाफ आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो वो मतलब मूर्खता पे उतर आए हैं। हालांकि मिस्टेक से हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कोई टॉपिक लिया, समझा कुछ और, बता कुछ और रहे हैं, प्रिपरेशन पूरी है नहीं। अब ये पंचावयोवोपन, ये तीसरा, अपने पक्ष की स्थापना तथा दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए की जाने वाली चर्चा में अनुमान प्रमाण का आश्रय लिया जाता है। उस अनुमान प्रमाण में प्रतिज्ञा, हेतु आदि पांच अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। जो अभी हमने पांच अवयव पढ़े, उसमें जो अनुमान प्रमाण हम दे रहे हैं, जब हम डिबेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम जिस बारे में डिबेट कर रहे हैं वो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, या दोनों ही उसको जान के बैठे। तो जब आप उसको समझाते हैं सामने वाले बंदे को, या आप जिससे बात कर रहे हैं उसको जब आप समझाते हैं, तो आपको अवयव है, आपने कोई प्रतिज्ञा दी, उसको अब आपको सिद्ध करना है तर्क पे, तो आप उसको अनुमान करवाते हैं उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में। तो उसमें आपको ये पांच अवयवों का प्रयोग करना है, तो ऐसे वाद का करा जाएगा। तो इसमें फिर से मैं पढ़ता हूँ तीसरा पॉइंट। अपने पक्ष की स्थापना तथा दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए की जाने वाली चर्चा में अनुमान प्रमाण का आश्रय लिया जाता है। उस अनुमान प्रमाण में प्रतिज्ञा, हेतुवादी पांच अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। तो इन पांच अवयवों का प्रयोग करना जो हमने आज सीखा वो जरूरी है। मैं आज कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और पिछली क्लास कंफ्यूजिंग थी, तो ये वाली समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है, जो आज पढ़ा है उसको अपने दिमाग में उतारना ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद हम